सकते, और मियाँ बीवी का ताल्लुक तो पूरी जिंदगी का ताल्लुक है। कम से कम 50-60 साल मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबसे लंबा चलने वाला रिलेशनशिप। और उसमें आप ये सोचेंगे अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर सकते, एक दूसरे से अपनी अच्छी बुरी बात ही नहीं शेयर कर सकते, तो वो फिर रिलेशनशिप कहाँ जाएगा और कैसे होगा वो। यस, पहले ज़माने में चीज़ें गुजर जाती थी क्योंकि उस वक्त रिलेशनशिप की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती थी। लोग उस वक्त फैमिलीज़ को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते थे, पार्टनर्स भी अच्छे होते थे मगर टाइम ज़्यादा फैमिली के साथ गुजर जाता था। मगर आज के दौर की रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है। आज के दौर में आपकी कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप अल्टीमेटली 2-3, अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे हो तो आपने 2-4 साल बाद अलग रहना ही होता है, क्योंकि ये प्रेशर्स अब बढ़ रहे हैं हस्बैंड्स के ऊपर भी और वाइफ के ऊपर भी और फैमिली के ऊपर भी, कि अलग रहना ही है। मगर अगर अलग रहते हुए आप एक अपने अपने कोने में और अपने अपने कमरे में रहेंगे तो दैट मीन्स कि जी ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। कंपैटिबिलिटी की जब हम बात करें तो इस बात का मतलब ये होता है कि वी हैव द कंपैटिबिलिटी जिसमें हमारी इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी जो है वो है। अच्छा, अब जो पहले वाली 2-3 कंपैटिबिलिटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है, ज़हनी हमांगी है, अगर आप ज़हनी तौर पे एक दूसरे के साथ समझते हैं एक दूसरे को, तो बाकी सारी, और इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि लोगों के इमोशंस आप क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। अगर इमोशनली कोई बंदा आपके साथ कनेक्टेड है और ज़हनी तौर पे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि यस, ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। क्योंकि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जहाँ फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इमोशंस कोर है, उसकी बुनियाद है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील नहीं करते, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करते, जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, विद ड्यू अपॉलॉजी, पाकिस्तान के मैरिजेस में सब कुछ है सिवाय मोहब्बत के, सिवाय कनेक्शन के, सिवाय कंपैटिबिलिटी और कंपेनियनशिप में। इसीलिए आपको लगता है कि जो मोहब्बत है वो शादी के 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है, खिंच के चलती है, वो 3 महीने बिल्कुल बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसमें मुसीबत ये है कि आपने कभी भी एक दूसरे को मोहब्बत, सिर्फ हमें लगता है कि वो 4-5 दिन के रोज़ी डेज जो थे ना, ये शुरू का जो अक्सर क्लाइंट्स आके ये कहेंगे कि शुरू के 4-5 महीने बहुत अच्छे गुजरे थे, शुरू के 4-5 महीने, यस, शुरू के 4-5 महीने तो इंसान को एक दूसरे को समझने में ही गुजर जाते हैं, देखने में गुजर जाते हैं। उन दिनों में तो हम कोई बुरी बात अपनी ज़ुबान पे लेके भी नहीं आना चाहते। असल कहानी तो शुरू होती है आपकी जब 5-6 महीने और साल गुजर जाता है। देन यू लुक एट दिस कि जी अब आपका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। सो मैं ये कहती हूँ कि जितने भी न्यूली वेड, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि वो शादी करें, दे शुड लुक फॉर दिस। देखें, हम सोचते ये हैं कि जब हम शादी करने लगते हैं हम खूबसूरत लड़की सोचते हैं, खूबसूरत लड़की होनी चाहिए और वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, और उसके साथ जो फिर उसको घर गृहस्थी भी सारी आनी चाहिए, ठीक, सब कुछ आना चाहिए, विच इज़ नॉट बैड, ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ आप काइंडली ये ज़रूर सोचिए, ये ज़रूर अपनी प्रायोरिटी बनाइए अगर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकें। क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी वो माँ बहुत अच्छी बन जाती है, बीवी बहुत अच्छी बन जाती है, बहू बहुत अच्छी, मगर वो अच्छी कंपेनियन नहीं बन पाती। जब आप पूछते हो कि अच्छा कंपेनियन अच्छी क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि उससे बात नहीं हो सकती, वो कम्युनिकेशन को लीड नहीं कर सकती, उसको सवाए घर गृहस्थी की और कोई बात नहीं आती। तो अब अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसी खातून को लेके आ रहे हैं जिसका एक्सपोजर सिर्फ घर का है, वो आपसे और क्या बातें करेगी, किस तरह से आपकी चीज़ों को लीड करेगी। सो जब आप अपने बारे में इवन अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि मुझे लड़का या लड़की, अब शादी की स्टेज है, तो उनको बताइए कि आपको किस तरह का लड़का और लड़की चाहिए। सही बात, वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि उनको तो बहू चाहिए या दामाद चाहिए, वो अपनी फैमिली में एडजस्ट होने वाला बंदा ढूंढते हैं, अपने बच्चे के साथ रहने वाला जो पार्टनर है वो नहीं देखते वो लोग। सो माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है कि इट डज़ नॉट टेक एनीथिंग, अगर आप अपने बच्चे की बात पूछ लेंगे कि जी उसको क्या चाहिए बेसिकली अपने रिलेशनशिप में, कैसा पार्टनर चाहिए। हो सकता है किसी को, अक्सर माँ बाप को पता है बहुत खूबसूरत लड़कियां भी चाहिए होती हैं, काम करने वाली लड़कियां भी, उच्ची लंबी जवान भी चाहिए होती हैं। बेटे की ये प्रेफरेंस नहीं होती, बेटे को कुछ और चाहिए होता है। बेटे को चाहिए होता है जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके साथ मैं बाहर जा सकूं, जो ज़रा कॉन्फिडेंट होके बात कर सके, जो लोगों में मैं साथ मेरे खड़ी हो तो मैं अच्छा फील कर सकूं। ये ना हो कि जी वो जब उससे लोग कोई बात करें या इंट्रोडक्शन उसका करें तो कोई चीज़ जो है वो बात ही ना हो पाए। लेकिन माँ बाप ये चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने, ऑफ कोर्स उनकी अपनी एक नज़र है, मैं उनको गलत तो नहीं कह सकती, मगर एट द सेम टाइम जिस इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है उसका होना बहुत, उसके समझना उसको बहुत ज़रूरी है। देन
ہم ہمارے معاشرے میں آج بھی شادیاں ماں باپ پلان کرتے ہیں کہ کب شادی ہوگی. دس از ناٹ یور تھنگ. آپ کے بچے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی شادی کب ہونی چاہیے, اور کب, چاہے وہ ہو سکتا ہے 18 سال کے بعد ہی کہے کہ جی اس کی شادی ہونی چاہیے, تو بالکل ہونی چاہیے اس کی شادی. وہ اگر آپ کو 40 سال کی ایج پہ کہتا ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے, تو 40 سال کی ایج کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ ہی اور شی از دا ون جس نے پوری زندگی گزارنی ہے. ماں باپ یہ جب ڈٹرمن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی اب عمر ہو گئی ہے, شادی ہو جانی چاہیے, یس عمر ہو گئی ہے, آپ کی نظر میں ہو گئی ہے, معاشرے کی نظر میں بھی ہو گئی ہے, لیکن اگر میں ایک رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں, اور آپ کے کہنے پہ اور آپ کے پریشر میں ایک رسپانسبلٹی لے لوں, تو میں اس کو نبھاؤں گا کیسے؟ پھر آپ نبھائیں گے میرے ساتھ. اس وجہ سے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. جس بندے کی شادی ہے, پلیز کیپ اے ڈسکشن ود دیٹ پرسن. ایک آدھ بار سے بھی نہیں پوچھا جاتا, کبھی بھی نہیں, نہ لڑکی اور نہ لڑکے دونوں سے نہیں پوچھا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچی اور بچے دونوں سے ہی پوچھئے کہ یہ آپ سوچ رہے ہیں, ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ اور کائنڈلی اگر آپ ایک اچھی ڈسکشن آپ کی اور آپ کے بچے کی زندگی کو سیو کر سکتی ہے. اور اس ڈسکشن میں کوئی خدا نہ خواستہ ماں باپ کی کوئی ان کی نفی نہیں ہو رہی, بلکہ ان کو ایک اچھا موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ کے, وہ جو بعد میں شادی کے بعد بچے اکثر کہنا شروع کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے لے کے آئیں, آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی, اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا دونوں کا ایک جیسا ہونا, ایک جیسی سوچ ہونا, بیلنس ایک ہو تو پھر شادی آگے چلتی ہے, یا پھر دونوں الگ الگ نظریے سے بھی شادی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, کیا مزاج کی اگر بات ہے تو کیا عادتوں کی یا سوچ کی بھی بات سیم ہونی چاہیے ایک دوسرے کی, تب یہ شادی, یہ رشتہ جو ہے وہ آگے چلے گا, لڑکا اور لڑکی جو ہے کامیاب کہلائیں گے؟ فضا دو چیزیں ہیں, ایک شادی اور ایک ہے ریلیشن شپ. یعنی مطلب ایک ایسی کمپینین شپ, ایک ایسی شادی جہاں پہ آپ کے لیے ہر طرح کا سکون موجود ہو. اگر تو شادی چلانی ہے تو ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں, پھر آپ نے کمٹمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ جی ہمارا یہ ایک شادی ہے, اس میں ہم نے اس کو چلانا ہی, تو وہ ہر صورت میں چلے گی, چاہے ہزاروں آپ کے اختلافات ہوں, چاہے جو کچھ مرضی ہو. جیسے میں ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک بڑی اچھی ینگ بچی, ہم جینزیز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو جینزیز کا ایک کپل آیا ہوا تھا. تو بچی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایشو ہے, تو اس نے کہا کہ جی میری شادی ہو گئی ہے, میرے ابا نے کہا تھا کہ یونیورسٹی تم جاتی ہو, شادی میں نے تمہاری اپنی مرضی سے ہی کرنی ہے. تو وہ میری شادی ہو گئی, جس کے ساتھ شادی ہوئی اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ شادی سے پہلے ابا نے یہ نہیں کہا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لو, یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. شادی منگنی کے 2-3 مہینے جو تھی بات چیت ہوتی رہی, اچھا لگا کہ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, لیکن شادی کے اگلے دن ہی یہ بات پتہ چلی کہ میں تو اس موصوف کو پسند نہیں. اگلے دن ہی. اب شادی کو میرے خیال میں ان کی شادی کو 1 سال جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. 1 سال کی شادی میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ اگلے بندے کی من پسند عورت نہیں ہیں, اور وہ بندہ جو ہے وہ ادھر بھی ڈیٹ مار, ادھر بھی جا, ٹھیک ہے, اور آپ وہ باقی کے 25, 30, 40, 45 سال کس طرح سے گزاریں گے, کیسے گزرے گے وہ؟ پھر آپ صرف ایک کمپرومائز ریلیشن شپ چلائیں گے. جیسے آپ نے پوچھا کہ ایک جیسے, یس ایک جیسا ہونا, آپ کی بیسک ویلیوز کا ایک جیسا ہونا, آپ کے فیملی ویلیوز کا ایک جیسا ہونا, آپ دونوں کے لیے ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہے, کمپینین شپ کا مطلب کیا ہے, اس پہ آپ دونوں کا سیم پیج کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. فیملی میٹرز کے اوپر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی. دیکھیں ایک بندے کے لیے شادی صرف شادی ہے. ایک چیز ہمیشہ یہ بات کہتی بھی ہوتی ہوں کہ جب آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو نا, اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ, ٹائم, چیزیں, اور اس نے اپنی زندگی پہ اتنا وقت لگایا, اور ڈاکٹری عام بات نہیں ہوتی پڑھنا, جو کوئی ڈاکٹر عام نہیں ہے, مشکل, بہت مشکل ہے. میں کہتی ہوں اگر پڑھ لو نا ڈاکٹری, کوئی ڈاکٹر بن جائے, تو اس لڑکی کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی کروائیں, کیونکہ اس کی فیلڈ کو سمجھے گا, ادروائز گھر بٹھا کے کنٹرول کرے گا اس کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں ہے, دین اگین نہیں فضا, بے شک کوئی ڈاکٹر بھی ہو نا, جب تک آپ کا براٹ اپ, آپ کا فیملی, آپ کا لائف سٹائل کا, آج کل جیسے ہم بات کر رہے تھے, آج کل شادیاں لڑکیاں اس لیے نہیں کرتی کہ کوئی بندہ ان کو ہیلپ کر دے گا کہ کپڑے جوتے لے دے, کوئی بندہ ان کو روٹی پانی کے لیے. نو, آج کل کی عورتوں کی شادی کی پرائیورٹی بہت چینجڈ ہے. آج کل کی خاتون کیونکہ اپنی بیسک نیڈس سے خود پوری کر سکتی ہے, اور پھر 2-3 ایلیگیشنز بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا, اب وہ اپنی بیسک ضرورتیں پوری کر سکتی ہے, اس کو شوہر اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ اس کی کپڑے جوتے پورے کرے. پہلے عورت دھمکی دیتی تھی, سامان پیک کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کے. آج کی عورت سامان پیک کرتی ہے اور بیگ بند کر کے تو باہر میاں کو بھی پھینکتی ہے اور اس کا سامان بھی پھینکتی ہے, کہتی ہے نکل.
क्योंकि टॉक्सिसिटी कबूल नहीं है ना. देखिए ये चीजें चेंज हो गई हैं. इसका मतलब औरत भी मजबूत हो गई है कि उसका अपना घर है, अपनी चीजें, वो कहती है तू निकल. बिल्कुल, क्योंकि वो ये समझती है कि देखें मैं आपके साथ रह रही हूँ, जिस तरह मैं आपको टाइम देती हूँ, आपकी फैमिली की इज्जत करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ, यू आर माई प्रेफरेंस, आप सिर्फ मेरे लिए सब आप हैं, वैसे ही मैं भी आपके लिए होनी चाहिए, मेरे लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, मेरी फैमिली की भी इज्जत होनी चाहिए और आपको मुझे टाइम भी उसी तरह से देना चाहिए. जब ये नहीं मिलता आजकल के रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप खराब होता. देन आप, और ये रिलेशनशिप फिर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चलेगा. अगर तो कंपेनियनशिप रखनी है तो फिर कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है. अगर कंपेनियनशिप नहीं रखनी और सिर्फ शादी चलानी है, सिर्फ शादी चलानी, क्योंकि बहुत सारे घरों में सिर्फ शादियां चलती हैं, तो फिर कुछ भी ना हो तो भी जल जाएगी. वो चलती है इसलिए कि खानदान वाले क्या कहेंगे, फिर लोग तो क्या कुछ देख रहे हैं, एग्जैक्टली फिर वो छोटी चल बहन जाएगी. की शादी रुक जाएगी, ऐसे ही फिर चल जाएगी, फिर उसमें कोई इशू वाली बात नहीं. बट एट द सेम टाइम जब आप ये बात करते हो, अच्छा एक और बात जो बड़ी कॉमनली आती है कि लड़के अपनी पूरी डिमांड बताते भी हैं या माँ बाप वो देखते भी हैं, माँ बाप भी ये देखते हैं कि जी हमारे पास लड़की आनी चाहिए, बड़ी अमीर होनी चाहिए. अगर आपका बेटा किसी मर्तबे पे पहुंच गया, बहू भी ऊंचे मर्तबे वाली होनी चाहिए, विच इज़ फाइन. ये इक्वलेंस बड़ा ज़रूरी है. लेकिन जब लड़की ये बात करती है कि मुझे भी शोहर ऐसा चाहिए जो कि अच्छा घर का हो, उसके पीछे सारा एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, अमीर कबीर होना चाहिए, वो गोल्ड डिगर बन जाती है. ये कौन सा दौरे में आ रहे हैं आपकी सोसाइटी के बाय द वे, कि जहाँ पे आदमी को औरत पढ़ी लिखी, खूबसूरत, अमीर घराने की, एक अच्छे बैकग्राउंड की चाहिए, मगर यही औरत अगर डिमांड कर लेती है जो पढ़ी लिखी है, या वो कहती है कि मुझे भी एक अच्छा अमीर आदमी चाहिए, तो वो गोल्ड डिगर बन जाती है. दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा इनको आगे फैला रहे हैं. हमारा सोशल मीडिया इन गलत किस्म के कॉन्सेप्ट्स को, कि जी औरत अगर, मतलब आप अपनी बहन की शादी कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास रहने के लिए किराए का भी घर ना हो, वो अफोर्ड ही ना कर सकता हो किराए का भी घर, आप कर सकते हैं अपनी बहन की शादी. अगर तो आप अपनी बहन की शादी कर सकते हैं तो फिर आप किसी और औरत से भी एक्सपेक्ट अच्छा ताहिरा, शादी से पहले कौन से ऐसे मामलात हैं या चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले से तय हो जाएं, जैसे कि माली मामलात, बच्चों की प्लानिंग, रिहाइश वगैरह, ये सब कुछ अगर पहले डिस्कस किया जाए तो? ये डिस्कस करना जो है, लड़की और लड़का अगर तो आपस में एक दूसरे से मंगनी के बाद उनकी इजाज़त है, बातचीत हो रही है, तो फिर तो ये चीज़ें डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है. मगर इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लें कि ये इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो आप बात करी, ये बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली सेटअप, ये सारी चीज़ें डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है. बच्चों का होना, किसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मगर अगर आप इसके बारे में आप या मैं बात करेंगे तो सुनेगा कौन बाय द वे? इसकी टॉलरेंस कहाँ से आएगी जब आप ये बात करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मियाँ बीवी ने इन सारे मामलात को भी तय करना है. हमारी सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियाँ बीवी ने फैमिली के साथ रहना है और फैमिली को चलाना है, और फैमिली में तो घर में जो राशन सबके लिए आया होता है वही पूरा होता है. बीवी ही और शोहर की अलग, बीवी और शोहर तो अलग जब घर से खाना खाने, चाय कॉफ़ी आइसक्रीम खाने जाएंगे तो पूरा ख़ानदान की उसके ऊपर नज़र होगी. बाकायदा तौर पे उनसे कहा जाएगा कि आप लोग जा कहाँ पे रहें और अपनी छोटी बहन को और भाई को क्यों नहीं साथ लेके जा रहे. दिस इज़ हाउ द फैमिली सिस्टम इज़. हमारा फैमिली सिस्टम हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट नहीं करता. कभी भी आप नहीं देखेंगे, बहुत कम ऐसे समझदार और अक्लमंद माँ बाप नज़र आएंगे जो बच्चों को ये कहें कि भाई इनके दिन है, इनको अकेले बाहर जाने के लिए स्पेस देनी चाहिए, इनको बाहर जाना नहीं. कभी भी नहीं होगा. आप कहेंगे कि पूरा ख़ानदान साथ चले, और लड़का कभी अब डरते हुए ये बात ही नहीं करेगा कि जी मैं अपनी बीवी के साथ कॉफ़ी ही पी आऊँ या मैं ये कर लूँ. सो ये मामला बड़े इन्होंने ख़राब किया है रिलेशनशिप को. हमने आज भी शादी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंसान की लाइफ का, हर इंसान को शादी करनी चाहिए. अच्छा, मगर तब जब वो चाहते हो तब. अच्छा ये बताइएगा कि जो गुस्सा है, ये जो बर्दाश्त का एक मादा होता है कि दोनों में देखने की इम्पोर्टेंस कि भाई ये कितना बर्दाश्त कर सकती है, कर सकता है, यू नो ऑल दैट, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि हम आहंगी के लिए. ये हम आहंगी के लिए देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब अब शुरू में शादी से पहले या जब टाइम होता है वो यही देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अगर लेट्स से दोनों मियाँ बीवी जो वुड भी मियाँ बीवी हैं, उनकी अगर आपस में अगर बातचीत हो रही है
اور اس میں ایک بندہ एकदम سے ٹینٹرم شو کرنا شروع کر دیتا ہے, एकदम سے لڑائیاں شروع کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مے بی ڈرگ ابیوز کا بھی اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ اگلا بندہ ڈرگ ابیوز میں جو ہے وہ جا رہا ہے. ایک بندہ بڑا اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کی انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت کر سکتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کا کتنا کنٹرول ہے, باپ کا کتنا کنٹرول ہے. یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے اگر آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں منگنی کے ٹائم کے بعد, تو ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہیں بعد کی زندگی کو پلان کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ فیملی کے ڈائنامکس کیا ہیں, تو پھر آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس فیملی میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اسی کو سمجھتے ہوئے آپ شادی سے پہلے ہی اپنے جو آپ کا فیانسی اور فیانسے ہیں, آپ ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ یار اچھا مجھے یہاں پہ ڈیفیکلٹی آئے گی, یہ تم مجھے کیسے مینیج کرو گے,